स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। आज हम बात करने जा रहे हैं कानून पर। हमारे साथ कानून इस विषय पर बात करने के लिए एडवोकेट वीटी दुबे जी मौजूद हैं। इनके माध्यम से हम लोगों को, अपने दर्शकों को कानून की हर एक बारीकियों को समझाने की कोशिश करेंगे, उन बारीकियों को जिसे देश के हर नागरिक को जानना बेहद ज़रूरी है। वीटी दुबे जी, स्वागत है आपका डीआरवी न्यूज़ पर। वैसे अगर कानून पर बात करने जाएं तो समय कम पड़ेगा, क्योंकि कानून में ऐसे कई तरह के सेक्शन हैं जिस पर हम विश्लेषण करें तो काफ़ी लंबा खींच सकता है। लेकिन एक जो बेसिक चीज़ें हैं, जब कोई स्टेशन पर, पुलिस थाने में जाता है किसी को लेकर कंप्लेंट दर्ज कराने, तो एक दो चीज़ें निकल के सामने आती है, एक कंप्लेंट और एफआईआर। आखिर ये दोनों में अंतर क्या है? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और डीआरवी न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये आपने जो प्रश्न उठाए हैं, ये लोगों को एक बड़ी समस्या है जिनको इतना ज्ञान नहीं है, और आपने ये मुद्दा उठाया है तो सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि आपका प्रश्न के हिसाब से, आपके प्रश्न में दो प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला प्रश्न आपने कहा कि कंप्लेंट, और दूसरा प्रश्न आपका था कि एफआईआर। तो सबसे पहले मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कंप्लेंट ये चीज़ होती है कि जैसे कुछ ऐसी जो ऑफेंसेस हैं जो 3 साल तक की सज़ाओं से कम है। जी। जैसे कभी समझ लीजिए कि हमने आपको 2 हाथ मार दिया, तो इसमें एफआईआर नहीं हो सकती। जी जी। इसमें जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ जब पुलिस स्टेशन में हम जाएंगे जी, या पब्लिक जाएगी तो वो एक कंप्लेंट, वो लोग कंप्लेंट लॉन्च करते हैं जिसको हम एनसी कहते हैं। जी। एनसी का फुल फॉर्म जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब इसमें एफआईआर नहीं हो सकती है, क्योंकि आईपीसी में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि जिसमें जो सज़ाएँ हैं वो 3 साल से कम भी हैं, और बहुत सारी सज़ाएँ हैं जो 3 साल से ऊपर तक अप टू पनिशमेंट, लाइफ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वहाँ तक होती है। तो जो 3 साल तक की सज़ाओं का प्रावधान जो भी इंडियन पिनल कोड में सेक्शंस हैं, जी जी, तो वो उसमें पुलिस जो है हमेशा एनसी ही रिकॉर्ड करती है। एफआईआर उनको करने का कोई अधिकार नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि एफआईआर कौन से केस में हो सकता है। तो हम उस मुद्दे पे अगर हम लोग आते हैं कि एफआईआर कौन से केसेस में हो सकती है, तो जो 3 साल तक की जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक देखो, एक सीआरपीसी, एक आईपीसी, एक क्रिमिनल चीज़ है, और सीआरपीसी दूसरी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। जी। तो सीआरपीसी में पुलिस को भी कुछ पावर्स हैं, कुछ ड्यूटी हैं, तो उनको ये देखना पड़ता है कि अगर कोई कंप्लेंट उनके पुलिस स्टेशन में आया है तो इसमें हम कंप्लेंट ले सकते हैं, मतलब एनसी ले सकते हैं कि एफआईआर ले सकते हैं। तो वो हिसाब से अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो एफआईआर उनको लेना ही पड़ेगा। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब एनसी, जी। एक नॉर्मल अगर लोग सुनेंगे तो नॉर्मल भाषा में, पब्लिक की भाषा में, तो बोलेंगे पुलिस ने एनसी रिकॉर्ड किया है। तो एनसी मतलब नॉन कॉग्निजेबल, मतलब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें कि जो है वो 3 साल तक की कम की सजाएं हैं। इसके लिए पुलिस ने जो है वो एनसी लिया है और एफआईआर नहीं लिया है। लेकिन जो केस में जो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस के यहाँ ये चीज़ें जाती हैं कि भाई ये ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस जो है उसमें एफआईआर लेती है। सेक्शन 154 है सीआरपीसी में, वो हिसाब से एफआईआर लॉन्च करके और फिर उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी जो है पुलिस शुरू करती है। आपने आईपीसी और सीआरपीसी की बात की, एफआईआर पर चर्चा हुई, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई एक आम नागरिक जो है पुलिस थाने में अपनी शिकायत या फिर कंप्लेंट लेकर जाता है, तो उस पर अगर आम नागरिक के खिलाफ अगर कोई केस दर्ज होता है तो उस पर पुलिस एक्शन तुरंत ले लेती है। और अगर यही कोई व्यक्ति वीआईपी हो या फिर
बड़ा व्यक्ति हो, उसके ऊपर कंप्लेंट लेने में कतराना और उस पर कुछ कोई एक्शन देरी से क्यों लिया जाता है? हम अभी शायद ये इसलिए होता है कि क्योंकि सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें बहुत सारे प्रोसीजर जो है वो पुलिस को बताए गए हैं कि आप अगर कोई कंप्लेंट आता है तो कब आप एफआईआर लो या एनसी लो। तो इसीलिए जैसा आपने कहा कि कोई एक हाई प्रोफाइल और एक आम क्लास की अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें जी। तो अभी एक राजकुंद्रा वाला मामला जो है वो चल रहा है, तो राजकुंद्रा के खिलाफ जो है एफआईआर फरवरी महीने में हुई और गिरफ्तारी जो जाके 19 जुलाई को होती है। अगर राजकुंद्रा की जगह अगर कोई आम व्यक्ति होता तो क्या उसके लिए भी इतना जो समय जो गैप था वो मिलता था गिरफ्तारी से बचने, या फिर कुछ भी हो सकता था? जी, इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया है और राजकुंद्रा की जगह अगर समझ लो एक आम आदमी होता तो जल्दी अरेस्ट होता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा पुलिस करती। उसके पीछे कारण यह है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो भी प्रोसीजर है, समझ लीजिए कि कुंद्रा के खिलाफ अगर एफआईआर आज लॉन्च हो गई थी, आपने कहा कि फरवरी महीने में लॉन्च हो गई थी, तो गिरफ्तारी 19 जुलाई को होती है। जी, तो ये फिर 4 से 5 महीने का गैप। जी, उसका कारण ये हो सकता है कि क्योंकि कैसा है कि पुलिस के भी बहुत सारे ड्यूटी है, बहुत सारे प्रोसीजर है जो उनको अरेस्ट होने के पहले जो है वो कंप्लायंस करना पड़ता है। तो जैसे एविडेंस जुटाना, उनका स्टेटमेंट लेना, विटनेस का स्टेटमेंट लेना, और ये सब जब करते करते तो इसमें समय लग ही जाता है। तो पुलिस एक बार जब कॉन्क्रीट एविडेंस पे आ जाती है कि नहीं इसमें राजकुंद्रा या जो भी अगर केस होती है इसमें जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, तो वो पुलिस जो है उनको फिर अरेस्ट कर लेती है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ मैं कि क्या हमारे इसमें लॉ में ऐसा कोई प्रावधान है या फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें 7 साल के सज़ा तक के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को नोटिस देना पड़ता हो? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई फाउंड। देखिए ऐसा है कि एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में एक गाइडलाइंस जो है बनाई है कि कब कब और कितने समय के और कैसे पुलिस एक अपराधी को, एक अक्यूज को, एक मुलजिम को जिनके खिलाफ केस है, कैसे अरेस्ट कर सकती है जी। तो अगर कोई भी, आपने जैसा कहा कि कोई भी सज़ा जो है 7 साल तक अगर रहती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है उसमें वो गाइडलाइंस है कि अगर 7 साल तक की सज़ाएँ कोई है तो उसमें पुलिस को पहले एक नोटिस देनी पड़ती है हर अक्यूज को कि भाई आप आइए और आपका स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और फिर वो पीरियड में अगर अक्यूज वहाँ पुलिस स्टेशन में जाता है नोटिस मिलने के बाद और अपना स्टेटमेंट देता है, तो पुलिस को ऐसा लगता है कि अब इनको बिना गिरफ्तार किए और हम जो भी मटेरियल्स है, जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट नहीं कर सकेंगे, तो पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि इनको अरेस्ट करके भी कोई आगे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो अगर ये नहीं भी अरेस्ट इनको करेंगे तो भी इसका मतलब ये नहीं कि हम चार्जशीट ना फाइल करके उनको बाद में दोषी नहीं करार कर सकते। तो आपके सवाल के हिसाब से आपने जो कहा, तो ये अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्लियर कट प्रोविज़न है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि अगर 7 साल तक की कोई भी सज़ा हो आईपीसी में, या इवन आईपीसी के अलावा भी अगर कोई भी एक्ट है और उसमें 7 साल के अंदर तक की सज़ा है, तो उसमें जो है पुलिस बिना नोटिस दिए अक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर फिर भी पुलिस अरेस्ट करने के लिए ऐसा कुछ करती है तो फिर कानून में सेक्शन 438 है सीआरपीसी का, जिसमें अक्यूज जो है वो सेशन कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, अरेस्ट होने के पहले का जो प्रोविज़न है वो एक्सरसाइज कर सकता है और अपना जो पक्ष है वो कोर्ट के सामने रख के अग्रिम जमानत ले सकता है। अगर देखा जाए तो अगर पुलिस मान लीजिए कि एक्यूज को जिन केसेस में 7 साल से तक के सज़ा हैं, अगर उसमें पुलिस गिरफ्तारी से पहले अगर आरोपी को नोटिस थमा देती है, नोटिस देती है, सूचित करती है, तो इससे बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं या फिर कानूनी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल एक आरोपी कर सकता है? देखिए, एज एन एडवोकेट हम तो यही कहेंगे कि उसको सेक्शन 438 सीआरपीसी में
इमीडिएटली आप उसको सेशन कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए और अपना जो भी कानूनी अगर उसका जो डिफेंस है वो कोर्ट में रखना चाहिए। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई ये अरेस्ट का मामला नहीं है, बिना अरेस्ट किए भी ये केसेस आगे बढ़ सकती है, तो सेशन कोर्ट जो 438 में है वो एंटीसिपेटरी बेल उनको ग्रांट कर सकती है। जी, आमतौर पर कभी भी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कंप्लेंट या फिर FIR गलत तरीके से दायर कर दी जाती है, तो फिर इससे बचने के लिए कौन कौन से कानूनी प्रक्रिया हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि एक पिछले 22 साल से वकालत करते हुए हमको ये बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं कि जिसमें ऐसी केसेस रहती है जहां उनके खिलाफ न इन्वॉल्व होके भी और FIR का उनको सामना करना पड़ता है। इसके लिए उनको एडवाइस यही है कि आर्टिकल 482 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक प्रोविज़न है जिसमें हाई कोर्ट को पावर है कि अगर पुलिस या कोई भी आदमी किसी आदमी के खिलाफ फॉल्स FIR किया है तो वहाँ जाके वो क्वेश्चन करने, मतलब वो रद्द करने का, FIR रद्द करने का वो पिटीशन फाइल करके और वहाँ से रद्द करवा सकता है। तो ये तो बात हुई FIR पे। अगर हम देखें तो अभी देश में ऐसे कई अपराध को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं, जैसे कि हम दहेज प्रथा, डाउरी जिसे कहते हैं, उसको लेकर भी कानून कड़े हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में लोग डाउरी प्रथा से अलग नहीं हो पाए हैं, खुद को उससे अलग नहीं कर पाए हैं। किसी न किसी वजह से जो कई ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं, कई ऐसे मामले आए हैं, कहीं या तो फिर विवाहित महिला जो है सुसाइड कर लेती है। इसको क्या अभी भी और मजबूत करने की ज़रूरत है कानून को? देखिए, इसमें जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, 498A जिनके लिए बनाया गया था वो पुलिस स्टेशन तक वो पहुँच नहीं पा रही हैं महिलाएं, और उनके FIR लॉज नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इसका अगर मिस यूज देखेंगे तो उसका मेरे हिसाब से उसका जो परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है जिसका मिस यूज हुआ है। जी जी। जैसे कि अभी मैं रिसेंटली एक केस से मैं हमारे पास है जिसमें कि शादी अभी लड़की और लड़कियों का इनकम्प्लीट है एज पर दिस इंडियन क्रिश्चियन एक्ट, क्योंकि उसमें कैसा है कि उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो रजिस्ट्रार के सामने उनका मैरिज होना है, दूसरा फिर चर्च में वो होना है। तो रजिस्ट्रार के यहाँ तो वो एपिडेमिक में कुछ बाई प्लेइंग फ्रॉड और लड़की वाले ने लड़के से ऐसा शादी कर लिया, लेकिन वो चर्च में जो है वो अभी तक वो कंसेंट नहीं हुआ, फादर के सामने नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंग टू मी डैट मैरिज इज इनकम्प्लीट टिल डेट। बट बिफोर डैट इन्होंने, लड़की ने क्या किया कि पुलिस स्टेशन में जाके और हस्बैंड और उसके माँ बाप और एक मैरिड सिस्टर उनके खिलाफ 498 केस फाइल करने की कोशिश की है, जो अभी करंट में चल रहा है, जिसके लिए आज ही मैंने अभी कुछ एंटीसिपेटरी बेल का इनके खिलाफ अप्लाई किया हूँ, और वो अगला मैटर भी 30 तारीख को हियरिंग के लिए है। तो ऐसे आपके सवाल के हिसाब से मिस यूज ज़्यादा है, और उसका यूज तो ग्रामीण महिलाओं में, जैसा आपने कहा, उनकी FIR मुझे नहीं लगता कि सही तरीके से लॉन्च हो पा रही है। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे एडवोकेट VT दुबे। उन्होंने अपनी जो पहलू है जो उसको लेकर समझाने की कोशिश की कानून की बारीकियों को DRV न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शकों को। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए DRV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।